हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी व्याकरण बुक वर्तिका का पाठ 1, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आइए चलते हैं हम भाषा की तरफ। भाषा को समझते हैं कि भाषा क्या है। भाषा शब्द जो है वह संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या प्रकट करना। अतः भाषा का शाब्दिक अर्थ अपने भावों या विचारों को कहना या व्यक्त करना होता है। अब हम अपने भावों और विचारों को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो हम अपने विचारों और भावों को मुख्य रूप से लिखकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, या तो हम अपनी बातों को, अपने विचारों को लिख देते हैं या फिर हम सामने वाले से बोलकर अपनी बात उस तक पहुंचा देते हैं। दूसरा, हम अपने विचारों या भावों को सुनकर या पढ़कर भी दूसरों तक पहुंचाते हैं या समझते हैं। तीसरा जो माध्यम होता है विचारों और भावों को व्यक्त करने का, वो होता है संकेत द्वारा। संकेत मतलब होता है इशारा। इशारों के माध्यम से भी हम अपने भावों और विचारों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इसका एक उदाहरण देखिए, जैसे आपने देखा होगा रोड पर जब ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है तो वह लोगों को या गाड़ियां जो वहां से निकलती हैं, आने जाने वाली गाड़ियों को इशारा करती है कि किसी को दाएं जाना है, किसी को बाएं जाना है, किसी को सीधे जाना है। तो ये कौन सी भाषा हो जाती है? सांकेतिक भाषा हो जाती है। संकेत के माध्यम से वह लोगों को बताता है कि आपको कहां पर जाना है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी हमारे रेलवे स्टेशन का। क्या है रेलवे स्टेशन का उदाहरण? जब स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होती है ना, और गाड़ी को आगे बढ़ना होता है, तो आपने देखा होगा कि एक गार्ड वहां पे खड़ा होता है और वह हरी झंडी जो ड्राइवर होता है उसको हरी झंडी दिखाता है। जैसे ही हरी झंडी का सिग्नल उस ड्राइवर तक पहुंचता है, क्या होता है? ट्रेन आगे बढ़ जाती है। तो यही होता है हमारा संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना। अब हम जानते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। तो विचारों, भावों को प्रकट करने के माध्यम को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा ही हम दूसरों की बात को समझते हैं और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। यह हमारे देश के एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। लगभग 12 राज्यों में यह बोली जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम भाषा के रूप पर। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो भाषा का पहला रूप क्या होता है? मौखिक रूप होता है। अब मौखिक भाषा क्या होती है हम देखते हैं। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो इसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। जैसे अभी प्रेजेंट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये कौन सी भाषा का उपयोग कर रही हूँ? मैं मौखिक भाषा का उपयोग कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। हाँ बच्चों, लिखित भाषा जो होती है वह स्थायी भी होती है और इसे सीखने के लिए हमें प्रयत्न भी करना पड़ता है ना। आगे आता है हमारा सांकेतिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसका केवल संकेतों से अपने विचारों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सिर्फ संकेतों के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए जाते हैं, उसे ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसके पहले हम आपको सांकेतिक भाषा के उदाहरण दे चुके हैं। इसका उपयोग सर्वाधिक मूक और बधिर लोग करते हैं, जो बोल नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते। इस भाषा का उपयोग एक जगह और होता है, युद्ध स्थल पर होता है। जब हमारी सेना बॉर्डर पर होती है तो इशारों के माध्यम से ही वह एक दूसरे को बताती है कि हमें कहां पर जाना है, कहां पर रुकना है। तो ये होते हैं हमारे भाषा के रूप। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा, जो बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं। लिखित भाषा, लिखकर हम अपने विचार प्रकट करते हैं। सांकेतिक भाषा, इसमें हम संकेतों के माध्यम से अपने विचार
प्रकट करते हैं। अब बात आती है लिपि की। लिपि क्या है? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं, है ना। ध्वनियों के लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के लिखने के ढंग को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। मैंने कुछ बोला, अब यदि उसको हमें लिखना है तो हमें कुछ चिन्ह चाहिए पड़ेंगे, कुछ सिंबल चाहिए पड़ेंगे, है ना। और उन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और उन वर्णों को जब हम लिखते हैं तो वही क्या हो जाती है? लिपि हो जाती है ना। तो लिपि की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? भाषा को लिखने के लिए बनाए गए संकेत चिन्हों की व्यवस्था ही क्या है? लिपि कहलाती है। समझ में आया बच्चों? इसके बाद लिपि की बात हो जाती है, भाषा की बात हो जाती है। अब आती है कि लिपि व्यवस्थित कैसे हो, भाषा हमारी शुद्ध कैसे हो। तो इसके लिए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो प्रत्येक भाषा को, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उसके कुछ अपने अपने नियम होते हैं। इन्हीं नियमों का ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण कराता है ना। भाषा की शुद्धता बनाए रखना ही क्या होता है? व्याकरण का कार्य होता है। अर्थात व्याकरण की सही डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सही परिभाषा क्या हो जाएगी? कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम आते हैं आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर की तरफ। तो इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। भाषा का क्या अर्थ है? तो आपको यहाँ पर भाषा की डेफिनेशन लिखनी है। आपको मैं इस पाठ के माध्यम से सारी चीजों की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है। अब आपको इन क्वेश्चन को पढ़ना है और उनके आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा में अंतर बताइए, तो आपको दोनों की डेफिनेशन अलग अलग लिखनी है। इसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा आता है कि लिपि क्या है ना। तो यहाँ पर आपको लिपि की परिभाषा भी लिखनी है और उसका एक उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको व्याकरण की डेफिनेशन लिखनी है। ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको इसकी एक बार और रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद कठिन शब्दों को अंडरलाइन करना है तथा प्रश्नों को हल करना है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, लगातार अध्ययन करते रहें।